अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोफिज़िक्स का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या? मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स across the cell membrane is called molecular transportation। सेल मेम्ब्रेन के गिर्द मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब क्या ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इनसाइड द सेल होती है या आउटसाइड द सेल होती है, तो इसका आंसर होगा बोथ। क्या ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये इनसाइड द सेल भी हो सकती है, मतलब इस तरह से ये एक एनिमल सेल है, ये इस तरह से। फिर से ड्रा करते हैं, ये एक एनिमल सेल है, ये इस तरह से। अब देखें, अगर ये मटेरियल सेल से बाहर जा रहा है तो ये आउटसाइड होगी इसकी ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये सेल के अंदर आ रहा है बाहर से तो ये इनसाइड होगी इसकी ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दोनों हो सकती हैं, इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें 5-6 फैक्टर्स हैं जो आगे भी सेम ही रहेंगे, मतलब डिफ्यूजन के केस में, ऑस्मोसिस के केस में। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या फैक्ट होगा मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। सबसे पहले जो वर्ड ग्रेडियंट है इसका मतलब समझना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या? डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है डिफरेंस कंसन सॉरी ग्रेडियंट का क्या, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस के लिए से जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ये दो पॉइंट्स समझ लें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या मतलब होता है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब कि देखें, ये एक पॉइंट ये है, ये इस तरह से, यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे इस तरह से कंसंट्रेशन समझ ले। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के दरमियान हमने कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको समझने से पहले आप लोगों को एक मैं टर्म बता देता हूँ कि एक वर्ड होता है इन्वर्सली और एक होता है डायरेक्टली। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे वर्ड डायरेक्टली आ जाए उसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होगी। कैसे? अगर किसी चीज़ में 5% कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, अगर कोई दूसरी चीज़ उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, 5% इंक्रीज हो रही है, कोई दूसरी चीज़ उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो वो भी 5% उसके साथ इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डायरेक्ट रिलेशन में है। कितनी? 5%। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन से मुराद ये है कि कोई चीज़ 5% डिक्रीज हो, सॉरी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज भी कह सकते हैं, 5% इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ वाली जो चीज़ होगी वो उतने परसेंट ही डिक्रीज हो रही होगी। ये 5% डिक्रीज हो रही होगी, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद देखिए उसने कहा है दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट कह रहा हूँ, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या रोल है, आप लोगों को पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो क्या होगा,
उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन आपस में? डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। हाँ, अब क्वेश्चन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि उन मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है। क्या स्पीड? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगी। और ये वर्ड लिखा हुआ है वाइस वर्सा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उलट इसके, मतलब लोअर द टेम्परेचर स्लोअर दी मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। ये लाइन लिखने की बजाय हमने एक वर्ड लिख दिया वाइस वर्सा। यहाँ पे भी मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस है तो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगी, क्योंकि इसके साथ क्या रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या है? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किस तरह से है मैं बताता हूँ। देखिए इस तरह से ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। कितने? 3 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल जा सकते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। अब ये देखें, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा था, अब यहाँ पे सरफेस एरिया कम कर देते हैं, तो यहाँ से जस्ट एक मॉलिक्यूल गुजर सकता है, या दो कर लें। ठीक है, तो क्या मतलब कि, तो इसका रिजल्ट क्या बना? ये सरफेस एरिया के भी डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे सरफेस एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल इजीली ट्रांसपोर्ट करके जा सकेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट। आगे का लाइन नहीं मैं पढ़ रहा, वो आपको समझ आ गई होगी। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें क्या है देखें, इसमें मैं बताता हूँ आपको ना कि किस तरह से है। अब एक मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा है, ठीक है, ये देखिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें थोड़ी सी मतलब कि ये जगह है मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना। ये देखिए ये, अब ये देखें, अब क्या होगा? दो, दो, ये सॉरी, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। फर्ज करें यहाँ पे दो किस्म के हम मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल हमारा ये है और एक मॉलिक्यूल हमारा ये है, और एक, 3 टाइप के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल किस, कौन सा मॉलिक्यूल जा सकेगा जिसका साइज कम होगा वो इजीली गुजर जाएगा? तो यहाँ से आप लोग देख लें कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो भी मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन के डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर साइज मॉलिक्यूल का कम होगा तो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनवर्स रिलेशन, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, इनवर्स रिलेशन आएगा। किस तरह से? अगर मॉलिक्यूल का साइज कम है तो वो इजीली गुजर जाएगा और मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो ट्रांसपोर्टेशन इजी से नहीं होगी, क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं पाएगा, कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन को ना। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की यहाँ पे 2 टाइप की परमिएबिलिटी, एक सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, एक इसको हम डिफरेंशियली परमिएबल भी कहते हैं, और एक होता है सेमी परमिएबल। जो सेमी परमिएबल होती है वो वाटर के केस में होती है, कि जहाँ पे भी वाटर की मूवमेंट आएगी वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही यूज होगी। और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या रोल है? ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को, मतलब जो सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन चाहे उनको गुजरने देगी, बाकियों को नहीं गुजरने देगी, मतलब लिपिड बाई लेयर से। ठीक है, तो आगे चल के हम इनको डील करेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को ये इजीली गुजरने देते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस को ये नहीं गुजरने देते, और वो कैरियर प्रोटीन या कैरियर चैनल के जरिए गुजर जाते हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन या चैनल के जरिए। अच्छा, इसका क्या है? ये परमिएबिलिटी के भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। ये 5 फैक्टर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है,
ये आगे काम नहीं चलने में, यहीं पे सबको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि जहाँ पे पहले पहले मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है डिफ्यूजन में ये फैक्टर आएंगे, तीसरा ऑस्मोसिस में। आपने जस्ट ये नेम रिमूव करते जाना है। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन के केस में मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन होगी, यहाँ पे डिफ्यूजन के केस में पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और ऑस्मोसिस के केस में हमारा वाटर होगा। तो आपने जस्ट ये नेम रिमूव करने हैं, फैक्टर के नाम यही सेम ही रहने हैं जो 5 फैक्टर हमने यहाँ पे डील किए हैं, ठीक है। जहाँ मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन लिखना है, जहाँ पे डिफ्यूजन है वहाँ पे डिफ्यूजन लिख देनी है, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन सेम ही है, और जहाँ पे ऑस्मोसिस है वहाँ पे आपने ऑस्मोसिस लिख देनी है। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं। कितनी? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए, एक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी यूज होती है, और पैसिव जो होती है जो अपनी मर्जी से होती है, उसमें एनर्जी की जरूरत हमें नहीं होती। तो सबसे पहले हम डील करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? देखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी ना, ये होगी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये आपने याद रखनी है कि हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। ये देखें, ये देखिए यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं। ड्रा करने पर टाइम लगे, इसलिए हम ऐसे ड्रा करें इसको, ठीक है। ये देखें, एक एक डॉट लगाना, ये मॉलिक्यूल ही समझ लें आप, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर मॉलिक्यूल का जाना, इसे हम कहेंगे एक्टिव सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखें, इसमें इजीली मॉलिक्यूल चले गए क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल ये ले लें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं, वो एक दूसरे धक्के दे रहे हैं, तो इजीली वो चले जाएंगे, उनको कोई हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से चले जाएंगे। पैसिव इसलिए से कह रहे हैं, इसमें कोई एनर्जी या एटीपी भी यूज़ नहीं होगा। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इलांग होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हमारी इस ये ऐसे ही होगी, ठीक है। ये उसके इलांग है, ये हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से उसके इलांग। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? ये भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप एक रूम में बैठे हैं और आपने परफ्यूम लगाया है, तो जहाँ पे आपने वो परफ्यूम को प्रेस किया, वो एरिया उसका क्या था? हायर कंसंट्रेशन वाला। तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जो परफ्यूम की फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो क्या हुआ? वो हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में चली गई है, ठीक है। इस तरह से वो डिफ्यूज हो गई है, इस तरह से पूरे रूम में ही वो फैल जाएगी, इस तरह से, कोई इधर इधर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये इसको एक रूम कंसीडर कर लें आप। अच्छा, एक और टर्म होती है इफ्यूजन। वो क्या होती है? वो वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए उसका। देखिए, आपने देखा होगा कि आप किसी की कार है ना, उसका टायर पंक्चर हो जाता है, तो पंक्चर टायर से जो हवा निकलती है, कार टायर में से जो हवा निकलती है ना पंक्चर टायर में से, क्या उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे कि एयर डिफ्यूज हो रही है? गलत, उसे हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इफ्यूजन। क्या कहेंगे? इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है? ये स्पेसिफिकली गैस मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, ठीक है। द मूवमेंट द स्केपिंग ऑफ, क्या? इफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो है द escaping ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सरफेस वन बाय वन इज कॉल्ड इफ्यूजन। ये आपने याद रखना है कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फ़र्क है। अब डिफ्यूजन की जो एग्जांपल है यहाँ पे वो है कि हमारे लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मतलब कि हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से एयर आती है लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में। अब इसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन कैसे होगी? इन सेल्स डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर जिनकी पोलैरिटी नहीं होती, जिनमें ऑक्सीजन हो गई और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हो गई,
तो ये सेल मेम्ब्रेन से लिपिड बाइलेयर के जरिए गुजर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन इस तरह की होती है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से, ये लिपिड बाइलेयर है इस तरह से, ये उसकी टेल है इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये देखें ये, और इसके साथ ये, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो गुजर जाएंगे, यहाँ से लिपिड वाले लेयर से, यहाँ से वो क्रॉस कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्रॉस कर जाएंगे इसको लिपिड बाई लेयर से, ये लिपिड बाई लेयर है क्या, ये है लिपिड बाई लेयर। कौन कौन इसको क्रॉस कर जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ओ सॉरी एक ऑक्सीजन, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इसको इजीली क्रॉस कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि लार्ज पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल, जो पोलर या फिर चार्ज होते हैं, जैसा कि ग्लूकोज या फिर आयंस हो गए, वो सेल मेम्ब्रेन को चैनल के जरिए क्रॉस करेंगे, या फिर कैरियर प्रोटीन इस तरह से, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, यहाँ पे एक चैनल बना होगा, या फिर कैरियर प्रोटीन होगी यहाँ पे, तो उस इसके जरिए ये क्रॉस कर जाएंगे यहाँ से। ये आगे इसकी डायग्राम में अब आगे चलकर उसको डील करेंगे मजीद। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन डिफ्यूजन रेट, कि सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है। देखिए सबसे पहले आ जाती है परमीएबिलिटी, ये वही है कि अगर वो ज़्यादा परमिएबल है, ठीक है, तो डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, हाई होगा। ये पॉइंट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन केस में यहाँ पे भी वैसे का वैसे ही आएगा। अच्छा, मेम्ब्रेन थिकनेस, अब ये देखें अगर एक मेम्ब्रेन थिक है काफ़ी ज़्यादा ना, ये देखें ये ऐसे, ये इस तरह से ये थिक है, तो क्या मॉलिक्यूल यहाँ से इजी ट्रेवल कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उसे रुकावट आएगी। अब एक मेम्ब्रेन ऐसी है इस तरह से, मॉलिक्यूल यहाँ से, उसके लिए यहाँ से ट्रैवल करना इजी रहेगा बानिस्बत इसके, यहाँ से वो इजीली ट्रैवल कर जाएगा फास्टली, और यहाँ से वो स्लोली, ठीक है, उसके लिए ट्रैवल करना इतना इजी नहीं होगा। तो आगे वो फिर आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, लिखी हुई है, सिंपल सी है, रट्टा नहीं लगाने वाली चीज़ें, कि डायरेक्ट रिलेशन है, मैंने बता दिया डायग्राम से। सरफेस एरिया देखिए, सॉरी मेम्ब्रेन थिकनेस के ये इन्वर्सली है, अगर मेम्ब्रेन थिक होगी तो मॉलिक्यूल इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अगर मॉलिक्यूल थिन होगी तो मॉलिक्यूल इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ये इन्वर्स रिलेशन है इसका, ये आपने याद रखनी चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इन्वर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, डायरेक्ट जहरी सी बात सरफेस एरिया की डायरेक्टली होगी। देखिए ये देखिए ये वही है, सेम ही है, ऊपर हम डील कर चुके हैं ये। अब ये देखिए यहाँ से 3 मॉलिक्यूल इजीली जा सकते हैं, 3 4 मॉलिक्यूल फर्ज करें, या 5 मॉलिक्यूल, इसका देख सरफेस एरिया कम, यहाँ से बानिस्बत 1 मॉलिक्यूल जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में होगी। आगे आगे है प्रेजेंस ऑफ चैनल और कैरियर प्रोटीन, ये मैंने अभी बताया है, ऊपर हमने डील किया है कि चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन के बारे में, क्या प्रेजेंस ऑफ चैनल और कैरियर प्रोटीन डिफ्यूजन रेट को फास्ट कर देंगे। किसका डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा, मतलब कि जो चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन है वो किसको हेल्प आउट करेंगे डिफ्यूज करने में, पोलर स्पीशीज या फिर चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, आयंस हो गए, जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। अब फैक्टर्स मैंने बता दिए कि सबके सेम ही है, तो इसको हम डील नहीं कर रहे, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं, सिंपल से हैं उनके जैसे ही, बस नाम आपने चेंज करना है, पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हैं। हाँ, जो मेन टॉपिक अब आ गया है वो लॉज ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, लॉज ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे 2 लॉज हैं, एक फिक्स का फर्स्ट लॉ है और एक फिक्स का सेकंड लॉ है। बेसिकली ये जो लॉज हैं ये क्वांटम फिजिक्स से ड्राइव किए गए हैं, कहाँ से, क्वांटम फिजिक्स से। यहाँ पे हम इसकी कोई डेरिवेशन नहीं देखेंगे, जस्ट हमने इसकी बेसिक बेसिक स्टेटमेंट देखनी है और इसके फार्मूलाज को एक्सप्लेन करना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करना है ज़्यादा, जस्ट हमने इसका एक ओवरव्यू लेना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है, इसकी कोई डेरिवेशन के बारे में नहीं पूछा गया। अच्छा, इसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि
डिफ्यूजन रेट या फिर डिफ्यूजन फ्लक्स किसी भी सब्सटेंस का किसी भी यूनिट एरिया से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दैट सब्सटेंस। किस तरह से, डिफ्यूजन फ्लक्स को किससे ज़ाहिर करते हैं, डिफ्यूजन रेट को जे से, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेगेटिव नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, ये इस तरह से, इसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डी सी ओवर डी एक्स। देखिए ग्रेडियंट होता है ना, कोई भी चीज जो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रही हो, ठीक है, मतलब डिस्टेंस के लिहाज से उसमें डिफरेंस, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये डी देखें किसी भी फार्मूले से, ये कंप्लीट इसकी डेरिवेशन से आया होगा ना, ये दोनों डी। ठीक है, अब यहाँ पे सी से क्या मुराद है, सी से ये कंसंट्रेशन होगी हमारी, ओवर डी से डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज़ को जब डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो वो ग्रेडियंट बनेगी। ठीक है, डिस्टेंस के लिहाज से जब किसी की चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनती है, ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन को डिवाइड कर रही हैं तो ये क्या बन रही है हमारी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होती है, दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, क्या, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस के लिहाज से डिफरेंस, इसका फार्मूला हो गया। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो हम यहाँ पे हमने लगाया डी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कौन क्या क्या चीज़ें हैं, आगे चल के इनको डील करते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये जो जे है इसको क्या कहेंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये देखें, अब ये जो जे है वो है डिफ्यूजन फ्लक्स, क्या या डिफ्यूजन रेट, ये वाला जे, इस फार्मूला से। अब नेगेटिव साइन क्या शो, नेगेटिव साइन शो ये कर रहा है, क्या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ है, या फिर जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो अगेंस्ट द डिफ्यूजन फ्लक्स है, अगेंस्ट द फ्लक्स, डिफ्यूजन फ्लक्स, या अपोजिट टू डिफ्यूजन फ्लक्स। ठीक है, मतलब अगर डिफ्यूजन फ्लक्स इस साइड पे है तो मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होगी वो इस तरह, मूवमेंट होगी वो इस साइड पे होगी। ये भी अपने याद रखना कि नेगेटिव साइन डिफ्यूजन फ्लक्स के अपोजिशन शो कर रहे हैं, डिफ्यूजन फ्लक्स के मतलब अपोजिट है। ठीक है, अब ये डी मैंने बताया है कि ये क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ये वाला डी कोफिशिएंट लगाया था हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट से मुराद ये है कि कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली डिफ्यूज हो सकता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट। नेक्स्ट है डी सी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऊपर बताया मैंने क्या, मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से ये एक एरिया है हायर कंसंट्रेशन वाला मॉलिक्यूल का एरिया, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला, और ये डिस्टेंस के लिहाज से जितना उनके दरमियान डिफरेंस है उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका देखते हैं सेकंड लॉ। अब जो सेकंड लॉ है वो क्या बताता है हमें, देखें सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस विद टाइम एज इट फॉलो थ्रू ए मीडियम, मतलब कि सेकंड लॉ के मुताबिक कंसंट्रेशन वेरिएबल है, वेरी करती है, कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज होती है। अच्छा, जो फर्स्ट लॉ था उसमें ये है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है, ये आपने याद रखना है। ये देखें, ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि फर्स्ट लॉ में जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहती है और सेकंड लॉ में चेंज होती है, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अच्छा, कौन सा लॉ डील करते हैं हम, सेकंड लॉ। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है वो देखते हैं।
फार्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको समझा दूं किस तरह से ना, क्योंकि ये डेरिवेशन है। अब हमें नहीं पता कि किस तरह से ये ड्राइव हो गया है, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है। अब देखिए इसमें इसमें फार्मूले में है डी सी ओवर डी टी। ये क्या है? ये है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये देखिए डी सी ओवर डी टी, वो क्या था? वो था हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स था, ठीक है, फर्स्ट लॉ के केस में, और यहाँ पे टी है, तो ये आपने याद रखना है। डी को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। सी से मुराद आपकी कंसंट्रेशन है, और टी से मुराद टाइम, तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो डी है, ये यहाँ पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, सेम ये भी वही है कि हाउ इजीली सब्सटेंस डिफ्यूज थ्रू ए मीडियम। ये थोड़ा सा टेक्निकल है आगे, किस तरह से? यहाँ पे है डी का स्क्वायर सी ओवर डी एक्स का स्क्वायर, डी का स्क्वायर कंसंट्रेशन ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब ये क्या चीज़ है? यही, इसको डील करते हैं। ये है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन। क्या? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये देखें, ये डिस्टेंस जो है ना नीचे, डी सी ओवर डी एक्स, इसलिए विद रिस्पेक्ट हम डिस्टेंस करें, क्योंकि नीचे हमारा कंसंट्रेशन डिस्टेंस से डिवाइड हो रही है, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसका मतलब यही है। क्या मतलब है? कि हाउ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? ये आपने याद रखनी है। ये भी वैसे की वैसी है, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन करना है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेट करना है किसी चीज़ को ना, हेल्प आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियर या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे, बाकी डेफिनेशन सेम की सेम। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट या फिर अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट। अब ये नीचे पैसिव ट्रांसपोर्ट की ओवरऑल डायग्राम है, जिसमें एक्टिव और जिसमें डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया गया है। इसको हम थोड़ा जूम करके ना समझते हैं किस तरह से। ये देखें इस तरह से, ये देखें कैसे है। ये देखिए, ये डिफ्यूजन है, ये एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ये एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इधर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इधर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ रहे हैं लिपिड बाई लेयर को क्रॉस करते हुए। ये जो आपके ना, ये लिपिड बाई लेयर है, ये ब्लू वाली, ये क्या? लिपिड बाई लेयर, ठीक है। अच्छा, लिपिड बाई लेयर किसकी बनी हुई है? फास्फोलिपिड की बनी हुई है। किसकी? फास्फोलिपिड की, आपने याद रखने हैं। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। ये वैसे हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, काम आएगी आपके। क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। अच्छा, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर जो होती है ये होती है, ये इसका हेड है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हेड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलेंट। इसे वाटर से इसे नफरत होती है, ऐसा समझ लें। और ये जो है हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग है, मतलब ये पानी को इजीली क्रॉस होने देगा, ठीक है। दूसरा जो है हेड, जो उसके हैं फास्फोलिपिड के, वो हाइड्रोफोबिक हैं, वो वाटर रिपेलेंट हैं। और जो इसकी टेल्स हैं वो हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब वो हैं वाटर लविंग, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह से होती है, इसको हम डील करते हैं। ये देखिए, ये जो है ना आपके,
ये हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मालिक्यूल की ज़्यादा है और यहाँ पे नीचे कम है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे। लेकिन ये हमारी जो है ना ये लिपिड बाइलेयर इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किए बगैर आएंगे। ये क्या हो सकते हैं, ये ग्लूकोज मालिक्यूल्स हो सकते हैं हमारा, ठीक है, या फिर ये हमारे कोई आयंस वगैरह हो सकते हैं, ओ आयंस, ठीक है। जो हमारे बॉडी में आयन इंटर होते हैं या ग्लूकोज इंटर होता है, वो किस तरह से इंटर होगा, वो इन कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल के जरिए इंटर हो गए। यहाँ से ये देखें, ये एक चैनल बना हुआ है, ये वाला जो है ना एक चैनल है, तो इसके ज़रिए वो इंटर होंगे, ठीक है। ये एक ग्लूकोज का मालिक्यूल समझ लें या कोई आयन समझ लें, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से इस चैनल के ज़रिए इनके लिए एक कैनल या फिर कैरियर प्रोटीन इधर लगी होगी, तो ये उसके ज़रिए ना यहाँ इंटर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ऑस्मोसिस। कौन सा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन क्या ये किसी भी मॉलिक्यूल की हो सकती है ऑस्मोसिस? नो। क्या ये किसी भी मॉलिक्यूल की नहीं, जस्ट ये वाटर मॉलिक्यूल की होती है। मतलब जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल को डील करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम वहाँ पे ये टर्म यूज़ करेंगे कि क्या हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है। मतलब कि मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के जरिए मूव कर रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। अच्छा, इसकी क्या डेफिनेशन है? सबसे पहली जो वर्ड है वो है सबसे पहला जो वर्ड है ना इसकी डेफिनेशन मेन वो है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कि ऑस्मोसिस के लिए ज़रूरी है कि वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो, कहाँ से कहाँ हो। अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जाहिर सी बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। याद रखना है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो हायर से लोअर की तरफ होती है, और आगे उसकी ना टाइप्स हैं जितनी भी हैं वो सारी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ हैं। अच्छा, नेक्स्ट, कैसे होगी वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट? बाय यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज करके जो मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के नीचे एग्जांपल्स हैं कि प्लांट्स जो वाटर अपटेक करते हैं वो ऑस्मोसिस की एग्जांपल है। ऑस्मोसिस के जरिए सेल हाइड्रेशन, मतलब सेल में जो पानी इंटर होता है वो भी ऑस्मोसिस के जरिए होता है। फैक्टर मैंने नहीं एक्सप्लेन करने, मैंने बता दिया है कि फैक्टर सबके सेम है, ठीक है, बस नाम ही चेंज करने हैं। जहाँ पे मालिकुलर ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे वाटर लिख ऑस्मोसिस लिख देना है, जहाँ पे ऑस्मोसिस है वहाँ पे डिफ्यूजन लिख देना है। कोई भी मतलब जो भी टॉपिक हो उसके रेलिवेंट आपने इन फैक्टर्स को डील कर लेना है, बाकी डायरेक्टली इन्वर्सली वो सब का कंसेप्ट सेम ही है। यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑस्मोसिस का प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से ऑस्मोसिस होती है डायग्राम से। ये देखें, मैंने बताया है कि हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो ये है ये सारा आपका वाटर है, मतलब सॉल्वेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखें, तो आपका जो, सॉरी, ये देखें, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर क्या होगा, हायर कंसंट, ये देखें ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं आपके, और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसकी एक डायग्राम डील करते हैं किस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ये आपका वाटर है और ये आपका वाटर है, ठीक है। ये उसमें ना सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन वाला है वाटर का, वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ, वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ये हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया था वाटर का, याद रखना है, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला एरिया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि वाटर के केस में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन एक ये भी है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ
हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हम सोल्यूट की बात करेंगे तो जो मूवमेंट होगी फिर वो होगी सोल्यूट के केस में कि हायर सॉरी लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वाटर की जो होती है, वाटर के केस में ऑस्मोसिस होती है हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन वाले की तरफ, एरिया की तरफ, और सोल्यूट के केस में ये उलट होती है। अगर हम सोल्यूट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखें, ये एक जर्नल सी डायग्राम है। ठीक है, इसमें बेसिकली बताया नहीं गया है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ है। अगर हम देखना चाहें तो ये देखें, यहाँ पे हमारे जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं इस एरिया में कम है। ठीक है, इस एरिया में, और इस एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी सेमी प्रीमियम मेम्ब्रेन है। जो हमारे वाटर के जो हमारी यहाँ पे मूवमेंट होगी वो लो सोल्यूट वाले एरिया से हाई सोल्यूट वाले एरिया की तरफ होगी। ठीक है, लो सोल्यूट वाले एरिया से हाई सोल्यूट वाले एरिया की तरफ इस तरह होगी। ठीक है, क्योंकि हम वाटर को यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया। वाटर देखें यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, ये देखिए, ये कॉमन उन्हें बता दें, उसने कोई वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं स्पेसिफाई, अगर स्पेसिफाई करे तब हमें आइडिया लगता, लेकिन अब यहाँ पे हम नहीं लग रहा है पता। तो हम अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो हम उसको विद रिस्पेक्ट ऑफ सोल्यूट देखेंगे कि उसकी जो मूवमेंट होगी वो इस तरह से होगी। हाँ, अगर इस तरह से कंसिडर कर लें कि ये जो है डॉट डॉट, ये ब्लू वाले डॉट, ये वाले मतलब कि ये देखिए, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर एक मिनट, ये एक फर्जी ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अगर ये देखिए, अगर ये वाले डॉट आपके जो हैं, सॉरी, ये देखें, ये हैं आपके वाटर के मॉलिक्यूल, और ये देखें, तो क्या होगा, तो जो ऑस्मोसिस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस जो होगी वो हाई वाटर कंसंट्रेशन वाले एरिया से होती है। कहाँ से? ऑस्मोसिस हाई वाटर कंसंट्रेशन वाले एरिया से। वाटर के केस में उसकी कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन वाले से, और सोल्यूट के केस में तो ये हमारा हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है वाटर का। अगर हम इसको वाटर के मॉलिक्यूल कंसिडर कर लें तो ये वाला और ये वाला क्या है, हमारा लो वाटर कंसंट्रेशन वाला एरिया है। तो जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। समझ आई? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, वाटर की कंसंट्रेशन और सोल्यूट की कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर के केस में जो ऑस्मोसिस, अगर हम वाटर को कंसिडर कर लें तो जो ऑस्मोसिस होगी वो हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ होगी। अगर हम सोल्यूट को ले रहे हैं तो वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ होगी। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑस्मोसिस की टाइप्स। क्या? ऑस्मोसिस की टाइप्स। ऑस्मोसिस की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं मेनली। कौन कौन सी? एक एंडोऑस्मोसिस होती है, मतलब एंडोऑस्मोसिस मुराद इनटू द सेल, और एक्सोऑस्मोसिस आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये आउट ऑफ द सेल। ये देखिए, ये हमारा सेल है, एनिमल सेल है। अगर ये इस तरह से हो रही है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ये है एंडोऑस्मोसिस। अगर ये एक और सेल है, ठीक है, और ये अगर इस तरह से हो रही है बाहर की तरफ, तो ये जो हमारी बनेगी, ये हमारी बनेगी एक्सोऑस्मोसिस। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेशन तो आपको समझ आ रही है। ठीक है, वैसे कि वैसी, बस इन टू दी सेल। अब ये वाला पॉइंट देखिए, अगर सेल के अंदर पानी आ रहा है, ये देखिए, ये एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर पानी आ रहा है, ये देखें, ये फर्ज करें, ये वाटर आ रहा है, तो क्या होगा, ये फ्लासिड होगा या टर्जिड, तन जाएगा। ठीक है, मतलब फूल जाएगा, इस तरह समझ लें। ठीक है, ये सेल क्या हो गया, फूल जाएगा। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो ये बर्स्ट भी कर सकता, मतलब फट भी सकता है ये सेल। ठीक है, इसके अंदर ये पानी, ठीक है, फिल हो रहा है, तो ये क्या होगा,
फ्लैसिड या फिर टर्जियड। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना इसको। अब जो ये मिड वाला पॉइंट है, ये इन अकर्न हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये किस तरह से देखें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है, ये हाइपोटोनिक है, मतलब इसमें सोल्यूट जो है ना, इसमें जो सोल्यूट हैं सॉल्यूशन में वो कम है। सोल्यूट क्या है, कम। ठीक है, और ये देखें ये इसमें सोल्यूट क्या है, ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन भी है कि लो कंसंट्रेशन सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट की तरफ जाना। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैंने बताया है कि सोल्यूट के केस में लो एरिया से हाई एरिया की तरफ जाना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, यहाँ पे सोल्यूट हमारे कम थे और यहाँ पे ज़्यादा थे, तो जो वाटर होगा वो इनवर्ड सेल की तरफ मूव करे, क्योंकि लो से हाई की तरफ जाएगा सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो देखें, हो गया प्रूव कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में हमारी एंड ऑस्मोसिस होती है। ये देखें, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट कंसेप्ट से आपने इसको समझ लेना है। इसके बाद एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस इस तरह से, ये एक सेल है, ये आपका एक सेल है, ठीक है, एग्ज मतलब बाहर की तरफ, तो क्या होगा, जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसके नतीजे में ये होगा कि जो हमारा सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सुकड़ जाएगा, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है। अच्छा देखें, हाँ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है। एक और पॉइंट भी याद रखने कि श्रिंकेज होना, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, इसको हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैसिड या फिर टर्जिड होना को। मैं समझाता हूँ ये दोनों टर्म्स क्या हैं। डी प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस से मुराद ये है श्रिंकिंग ऑफ सेल या श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और इसके अलावा अगर हम डी प्लाज्मोलाइसिस की बात करें तो वो बनेगा रीगेन ऑफ ओरिजिनल शेप ऑफ सेल ड्यू टू एंडोस्मोसिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद वही है जो हमने ऊपर डील किया है कि रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल, सारे टॉपिक का कंसेप्ट इसी में ही है। ठीक है, ऑस्मोसिस का कि वाटर कंसंट्रेशन सोल्यूट कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन सोल्यूट कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हमने बता दिया किस तरह से। अगर वाटर की हायर कंसंट्रेशन है किसी एरिया में, तो उस एरिया में सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अगर किसी एरिया में वाटर की लोअर कंसंट्रेशन, तो इस एरिया में सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन होगी। डेफिनेशन में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन यूज नहीं कर रहे तो उस डेफिनेशन को आप सोल्यूट कंसंट्रेशन से लिख लें, लेकिन वो फिर आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज भी इस लाइन के हिसाब से जैसे ये लिखी हुई है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन मीन्स लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, और इस रिलेशन को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है टोनिसिटी। अब ये टोनिसिटी क्या चीज होती है, क्या टोनिसिटी, टोनिसिटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ए सोल्यूट कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में उसके सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेजर करना। किस तरह से, बाय कंपेयरिंग विद सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन, कोई और सॉल्यूशन है उसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन से कंपेयर करके किसी भी सॉल्यूशन की सोल्यूट कंसंट्रेशन को मेजर करना, उसको हम कहते हैं टोनिसिटी। क्या, मेजरमेंट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन by measuring with solute concentration of and the solution is called tonicity।
अब टोनिसिटी की बेस पे सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं। कितनी? 3 टाइप्स। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछी जा सकती है। कौन कौन सी है? एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इनके क्या मतलब है, ठीक है। अब हाइपो का मतलब होता है कम। डेफिनेशन इसकी देख लें। A solution whose solute concentration is less than the solute concentration of solution that is inside the cell। कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सोल्यूट हमारे सेल के सॉल्यूशन से, जिसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन हमारे सेल के अंदर सॉल्यूशन से कम हो, मतलब कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है हमारे सेल में जो सोल्यूशन पाए गए हैं उनसे अगर कम है तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आपको ऊपर मैंने बताया है कि इसमें एंड ऑस्मोसिस होती है, इसका प्रोसेस भी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये भी हमने इसको ऊपर एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ऊपर से रिलेट कर लिया, दोबारा से मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको ऊपर से कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया तो यहाँ से भी आपको मुश्किल नहीं होगी। हाइपरटोनिक मैंने बताया कि ज़्यादा, मतलब जो बाहर वाला सोल्यूशन है हमारे सेल का नहीं, मतलब जो हमारे सेल से बाहर वाला सोल्यूशन है अगर उसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और ये भी हम ऊपर डील कर चुके हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अब आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब ये है कि सेम, ठीक है। जो सोल्यूशन हमारे सेल के अंदर पाया गया है और जो सोल्यूशन हमारे सेल के बाहर है, अगर उन दोनों की सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल है तो उन दोनों को हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाँ, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें ना तो कोई एंडोस्मोसिस होगी और ना ही एक्सोस्मोसिस होगी, मतलब वाटर की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। इसमें क्या होगा, सेल की जो शेप है वो सेम रहेगी, जैसे सेल पहले था वैसे। ना ही सेल टर्जेट होगा और ना ही सेल श्रिंक होगा, ठीक है। मतलब कि ना ही प्लाज्मोलाइसिस होगी और ना ही डीप्लाज्मोलाइसिस होगी। नेक्स्ट है टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे आज के टॉपिक का या लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। अब ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, a pressure that prevents the flow of water into the cell, जो वाटर को किसी सेल में इंटर होने से बचाता है थ्रू अ सेमी परमेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? कि एक ऐसा प्रेशर जो प्रिवेंट करता है वाटर को किसी भी सेल में इंटर होने से, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। या एक ऐसा प्रेशर जो एंडोस्मोसिस को प्रिवेंट करता है उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखते हैं किस तरह से। देखिए, अगर एक सेल को हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, डिप कर दें, तो क्या होगा? वाटर उस सेल से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। यहाँ पे ड्यू टू मैं लिखना भूल गया। ड्यू टू क्या कहा मैंने? कि एक सेल है अगर उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दें तो क्या होगा? उस सेल से वाटर निकल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा। क्यों जाएगा? उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। किस तरह से? पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डील करते हैं। क्या है? ये है पाई, ये क्या है? पाई, तो हम कहेंगे पाई, पाई इज इक्वल टू ICRT। यहाँ पे जो पाई है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, आई वैन हॉफ इंडेक्स, सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, और जर्नल गैस कांस्टेंट या फिर आइडियल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। ये आपने याद रखने के केल्विन में टेम्परेचर है, ना कि सेल्सियस या फारेनहाइट में, ठीक है। अब ये डायग्राम है, इसको हम डील करते हैं। इस यहाँ से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें क्या किया हमने, कि हमने एक सेल को ना एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, उसमें डिप कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने? कि हमने एक सेल लिया, उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये हमारा सेल है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है।
यहाँ पे सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो देखें ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपको पता है कि अगर सोल्यूट का केस हो तो ऑस्मोसिस क्या होती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन की बात की जाए, हमारी जो ऑस्मोसिस है वाटर की मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वो इस तरह से होगी, लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट का मतलब जो हमारा वाटर है वो हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मूव करेगा। ये जो लाइन मैंने ऊपर पढ़ी थी उसको मैंने डायग्राम से अब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे किधर, सेल से मतलब निकल के, जो वाटर होगा वो सेल से रिमूव होके या वाटर के मॉलिक्यूल वो सॉल्यूशन में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सेल में क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब एक तरह का प्रेशर डेवलप होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे होता है, वो दोनों इक्वल हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखिए अगर इससे हम देखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि हमारे सेल से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जा रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा सेल है उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब कम होगी तो एक प्रेशर डेवलप होगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आपने तराजू देखी होगी ना, ठीक है, क्या देखिए, तराजू, जिस जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे आता है तराजू का ना, इसको एक तराजू की तरह आप समझ लें, ठीक है, एक तराजू की तरह। यहाँ पे ये देखें, ये प्रेशर यहाँ पे ना, एक देखिए जो पलड़ा भारी था यहाँ पे हमने इसको प्रेशर से रिलेट करना है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, एक तरह का। हमने तराजू को किससे कंपेयर करना है, इन दोनों प्रेशर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, एक हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखिए यहाँ पे तराजू जो था उसके ऊपर ज्यादा वजन है, मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो अगर हमारा वजन ज्यादा होता है तो हमारा तराजू का जो पलड़ा होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। और जिस पलड़े में हमारा वजन कम होता है तो वो पलड़ा हमारा सॉरी भारी कह रहा हूँ, ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो यहाँ पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों प्रेशर को तराजू के पलड़े से कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह से, देखिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा इसके ऊपर वजन आएगा, तो जाहिर सी बात है जब ये वजन आता जाएगा, वजन आएगा तो यहाँ पे ये देखिए बराबर थे ना, कम मालिक्यूल जा रहे थे, यहाँ पे अब सारे मालिक्यूल फास्टली इधर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, फास्टली फास्टली इधर हाइड्रोस्ट हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो देखिए हो गया प्रूव कि जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करता है, ये एंड ऑस्मोसिस को इनहिबिट करता है, मतलब एंड ऑस्मोसिस को नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सोस्मोसिस करवाता है। या आप इसके एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द प्रेशर दैट causes, ठीक है, द प्रेशर दैट causes exosmosis through a semi permeable membrane is called osmotic pressure। या जो डेफिनेशन मैंने बताई है, द प्रेशर दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल और एंड ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये एंड ऑस्मोसिस को ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट करेगा। किस तरह से प्रिवेंट करेगा, ये हो गया क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा है, जब प्रेशर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कभी भी जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वहां से कभी भी ये वाटर मॉलिक्यूल को इधर एंटर होने की इजाजत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हमने यहाँ पे देखना है किसकी कंसंट्रेशन को, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को। तो जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो हमारे सेल में कम है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जो वाटर होगा वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को दो दो तीन तीन दफ़ा। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। एक और बात याद रखने की, यहाँ पे ये जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इक्विलिब्रियम में है इस केस में, और इस केस में जो हमारा कौन सा है ऑस्मोटिक प्रेशर वो ज़्यादा है। इस केस में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये देखिए ये ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, इतना मतलब कि ये ज़्यादा है। यहाँ से ड्रा कर लें, ठीक है। ये ये इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया है। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।